चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम 4th सेमेस्टर बीएससी और बीसीए सिलेबस के पत्रों की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला पत्र है यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र। एक प्रश्न दिया गया है, प्रबंधक नेशनल डेवलपर्स मैसूर कर्नाटक को सिविल इंजीनियर की आवश्यकता है। अपने आप को इस पद के लिए उचित पात्र मानकर नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहली बात, कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो मार्जिन छोड़ना बहुत आवश्यक है, जिसे उल्टे हाथ की तरफ छोड़ा जाता है। और सबसे ऊपर हम लिखेंगे दिनांक, सेवा में जिसे पत्र लिखना है। अगर आपको प्रश्न में दिया गया है कि किसे पत्र लिखना है, पद की जानकारी दी गई है, अन्यथा आप प्रबंधक ही लिखेंगे। कई बार होता है एचआर मैनेजर को लिखिए, तो उस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। और अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हम हर बार पत्र प्रबंधक को ही लिखते हैं। प्रबंधक का पूरा पता लिखा जाएगा प्रश्न के अनुसार। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय लिखा गया है और विषय को कुछ बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, जिसका कारण होता है कि आपका आवेदन पत्र सही डेस्क पर जल्दी से पहुँच जाए। और उसके नीचे संदर्भ, रेफरेंस, आपको कहाँ से इस पद रिक्ति की जानकारी मिली। और उसके नीचे महोदय तथा आवेदन पत्र को हम 3 भागों में बांटेंगे। और हम देखते हैं कि तीनों पैराग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सावधानीपूर्वक लिखना होता है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका आवेदन पत्र सही तरीके से नहीं लिखा गया है तो आपका इम्प्रेशन उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में हम निवेदन करते हुए पत्र लिखेंगे, पूरा संदर्भ जानकारी देंगे। दूसरे पद में लिखेंगे कि आपका अनुभव कितना है और आपने कहाँ कार्य किया है और आपको इस कंपनी में कार्य करने के लिए कोई दिलचस्पी है। तथा पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पैराग्राफ में आपको जिस कंपनी में आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेशन दिखाना होता है। तथा बाद में देखेंगे धन्यवाद, जिस तारीख को आपने पत्र लिखा है तारीख लिखेंगे। भवदीय अर्थात जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस और उसके नीचे जो संलग्नक है जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है एनक्लोजर्स, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें हम रेज्यूमे, जीवन वृत्त लिखेंगे और 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, क्योंकि यही एक ऐसा शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है, उम्र दर्शाई जाती है। उसके नीचे आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है उस पद के अनुसार डिग्री का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र। और हम देखते हैं कि अन्य प्रमाण पत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने आपके डिग्री और 10वीं और अनुभव का प्रमाण पत्र, क्योंकि विशेष योग्यता आपकी क्या है, उपलब्धियां क्या है, अन्य भाषाओं की जानकारी क्या है, ये सब भी उतने ही मायने रखते हैं जितने हमें परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करना। तो इन सब का जिक्र भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ अगले पत्र का एक नमूना देखते हैं। प्रबंधक नोबल एकेडमी विजयनगर बेंगलोर में साइंस शिक्षक पद का स्थान खाली है। अपने अनुभव की जानकारी देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर हम वही फॉर्मेट अपनाएंगे, स्थान, दिनांक और एड्रेस, नौकरी हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ हम केवल अंतिम पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। हम अंतिम पैराग्राफ को बहुत इमोशनल बनाएंगे कि प्रबंधक जी से अनुरोध है कि इस पद पर मेरी नियुक्ति पर अवश्य विचार करने का कष्ट करें, ताकि आपके स्कूल में सेवाएं दे सकूं और छात्र अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार से अंतिम पैराग्राफ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमें इमोशंस को डालना होता है और बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। हम पत्र के तीसरे नमूने की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न है, XYZ लिमिटेड में सेल्स मैनेजर के पद हेतु कंपनी के HR मैनेजर को आवेदन पत्र लिखिए। जैसा कि हमने देखा कि प्रश्न में HR मैनेजर को पत्र लिखना है, सेवा में हम HR मैनेजर को पत्र लिखेंगे और उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा। विषय वैसे ही हम बोल्ड शब्दों में लिखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में यह किस प्रकार से अपना परिचय देना होता है कि मैंने जैन विश्वविद्यालय से सेल्स और मार्केटिंग में MBA किया है।
क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग के पद के लिए ही वैकेंसी निकली है। सो हमें वैसा ही सेल्स एंड मार्केटिंग का एजुकेशन हमें बताना होगा। मैंने रैनबैक्सी रिसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया है। एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यकाल के दौरान मैंने एक ग्राहक फ्री मेडिकल कैंप की अवधारणा की और उसे क्रियान्वित किया, जिससे के परिणाम स्वरूप बिक्री अधिक हुई। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने बारे में यह बताने का कितना अच्छा तरीका है कि मैंने जहाँ पर काम किया है, जा कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे उस कंपनी की सेल बहुत बढ़ गई थी, बिक्री बहुत बढ़ गई थी। और सहायक विपणन प्रबंधक के रूप में मैंने एक उत्पाद लॉन्च किए, योजना और निष्पादन भी किया था, और मैंने एक उत्पादन लॉन्च करने की आइडिया भी दी थी और वह योजना बहुत सफल हुई। इस प्रकार सेल्स एंड मार्केटिंग, बिक्री और विपणन में 4 साल के अनुभव के साथ मुझे इस प्रक्रिया की गहराई की समझ है। मुझे भरोसा है कि मैं नौकरी के लिए सही फिट रहूँगा। सो इस प्रकार अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपनी योजनाओं या प्रोजेक्ट जो आपने किया है उसके बारे में बताना हमें बहुत ज़रूरी होता है, और कई बार नहीं पूछे जाने पर भी हमें यह अपनी योग्यताओं का परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। और जबकि हम रेज्यूमे लगा रहे हैं, रेज्यूमे में डिटेल में लिखा जाएगा, लेकिन इसे कवर लेटर कहा जाता है। इस कवर लेटर में संक्षिप्त जानकारी हमें देना बहुत ज़रूरी होता है, और बाकी इसके नीचे जो भी फॉर्मेट है वह पूर्ववत ही रहेगा। आगे का चौथा नमूना है, सूर्या इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैसूर को सहायक प्रबंधक आपूर्ति श्रृंखला पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सप्लाई चेन के लिए हमें यह पत्र लिखना है, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर किसे पत्र लिखना है या यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, अतः हम पत्र यहाँ पर प्रबंधक को ही लिखेंगे, और इस प्रश्न में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, वह एड्रेस लिखा जाएगा, विषय वही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि इस पद रिक्ति की सूचना आपको किसके द्वारा मिली, यह बताया जाएगा, और अपने बारे में यह बताया जाएगा कि आपने इस पद से संबंधित क्या शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है, और आपने कैसे कार्य किया है और किस तरह की जिम्मेदारियां ली है। और अंतिम पद भी हम देखते हैं, पैराग्राफ भी, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पद के लिए मेरे आवेदन पर विचार करें। मेरा जीवन वृत्त और कवर पत्र ईमेल में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया उन्हें देखें और मुझे बेझिझक संपर्क करें। सो इस प्रकार हम देखते हैं यह आवेदन पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है और हमें उसे किस प्रकार से लिखना होता है। अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा। हम छठवां नमूना देखते हैं, इंडो मल्टी डेवलपर्स रायचूर कर्नाटक के प्रबंधक को प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए आवेदन लिखिए। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रबंधक को पत्र लिखना है और कंपनी का नाम दिया गया है, विषय वैसे ही रहेगा और संदर्भ हमें बताना है कि आपको कहाँ से पता चला, और आगे हम बताएंगे कि किस माह में आपको यह जानकारी मिली। अपने विषय में बहुत ही शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलचाल की भाषा में हमें अपनी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिए गए समय और बजट के भीतर हर परियोजना प्रोजेक्ट को पूरा करने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक परियोजना प्रबंधक के रूप में मेरी दक्षता साबित करता है कि यह इस पद के लिए क्यों उपयुक्त हूँ, मुझे यह नौकरी क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी कार्य लेता हूँ बहुत जिम्मेदारी पूर्वक करता हूँ और दिए गए समय के भीतर करना ही मैं टारगेट करता हूँ, और जो मेरे कार्य की दक्षता को स्पष्ट करता है। मैंने सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ कॉरपोरेट संगठनों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है, अर्थात मुझे सामाजिक, सोशल और कॉरपोरेट दोनों के साथ कार्य करने का अनुभव है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे स्किल्स जो हैं वो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है दोनों मैच होती है, मेल खाती है, अतः मैं इस पद के लिए उपयुक्त या
योग्य कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर आप अगला प्रश्न भी देख सकते हैं, किस प्रकार से उसका फॉर्मेट है और किस प्रकार हमें यह पत्र लिखना होता है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है, कैसे सेंटेंस बनाने होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है, सोशल मीडिया मैनेजर के पद के लिए आवेदन करना है। आपको अपने सोशल मीडिया के अनुभवों को बताना है कि आपने कितने वर्ष इस क्षेत्र में काम किया है और क्या काम किया है। और यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप इस कंपनी में किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आपके सोशल मीडिया अभियानों के लिए मेरे पास बहुत सारे विचार हैं जो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की उम्मीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक ही समय में अपनी कंपनी को विकसित करने और अपने कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर मुझे मिलेगा। अर्थात मैं अपनी योग्यताओं को भी, जो मुझे नहीं आता है, वह भी डेवलप करूँगा और साथ ही साथ कंपनी को भी डेवलप करूँगा और दोनों को ही एक साथ आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। अब हम अगले पत्र के ओर बढ़ते हैं, जो है स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। फॉर्मेट इसका भी वही रहेगा पहले पत्र के जैसे। स्थान, दिनांक, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मैसूर, और विषय है गंदगी से फैल रही बीमारियों हेतु शिकायती पत्र। उसके नीचे सैल्यूटेशन रहेगा, महोदय, मैं मैसूर सरोजनी नगर का निवासी हूँ। मेरे घर के पास अवैध रूप से लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, जिसको उठाने के लिए कोई कर्मचारी महीनों तक नहीं आता है। वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है, हवा के माध्यम से कूड़ा उड़कर लोगों के घरों में आ रहा है। सड़क पर कूड़ा करकट फैलने के कारण चलना भी दूभर हो गया है। इस समस्या की ओर पहले भी 29/12/2020 को आपका ध्यान दिलाया गया था, किंतु आपके विभाग से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया। महोदय, कूड़े की बदबू से यहाँ रहना अब मुसीबत बन गया है। यही नहीं, कूड़े के कारण बीमारियाँ भी बड़े तीव्र गति से फैल रही है, जिसके कारण लोग हॉस्पिटल जाने को मजबूर हो गए हैं। गंदगी के ढेर पर जानवर, पक्षियों का बसेरा हो गया है। वह भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर पर अपना आशियाना बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण गंदगी और बढ़ रही है। इस समस्या से यहाँ का प्रत्येक निवासी का जीना मुहाल हो गया है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो धीरे धीरे यह बीमारी, जो बदबू, मक्खी, मच्छर और मलेरिया के रूप में फैल रहा है, यह किसी महामारी का रूप ले लेगा। अतः दूसरी शिकायत पर उपरोक्त बताई गई समस्या को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा यह गंभीर समस्या बन जाएगी। धन्यवाद। भवदीय अर्थात जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब हम सिलेबस के तीसरे प्रकार के पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए या प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका फॉर्मेट भी वही रहेगा। स्थान, दिनांक और सेवा में प्राचार्य महोदय। प्रश्न में दिया गया है प्राचार्य महोदय को पत्र लिखना है। विद्यालय का नाम और स्थान, विषय बोल्ड अक्षरों में लिखना है। शुल्क माफ़ी के लिए या के लिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। और महोदय, इस पत्र की शुरुआत भी हमें निवेदन से ही करना है, क्योंकि हम प्रार्थना पत्र ही लिख रहे हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय के बीएससी तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। पिछले दिनों मेरे पिताजी को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। आप भी इस खबर से अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। मेरे पिताजी के लिए मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना अत्यंत कष्टदायक हो गया है। मुझे चिंता हो गई है कि कहीं मुझे अपनी पढ़ाई समय से पहले ही न छोड़ देनी पड़े। आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं अब तक की सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाता रहा हूं। खेलकूद में भी मैंने अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अतः इन सब बातों पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं बिना शुल्क दिए अपनी पढ़ाई इस विद्यालय में पूरी कर सकूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी यह सहायता व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर हमें पत्र लिखते समय विशेष ध्यान देना है
कि हम अपनी व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से अपनी फ़ीस नहीं माफ़ करवा सकते। हमें अपने आप को भी साबित करना चाहिए और अपनी योग्यता का परिचय देना चाहिए, जिसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर बताया गया है कि छात्र खेलकूद के अलावा भी पढ़ाई लिखाई में विशेष स्थान रखता है, जो महाविद्यालय के लिए भी गर्व की बात है। सो इस प्रकार पत्र लिखकर हम अपनी फ़ीस माफ़ करा सकते हैं। अगला नमूना है, प्रश्न है मासिक फ़ीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सो फॉर्मेट वही है, विषय है मासिक शुल्क माफ़ कराने के संबंध में। सो इस पत्र को भी हम अपना परिचय देते हुए, निवेदन करते हुए ही लिखेंगे। और यहाँ लिखा गया है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे पिताजी की एक आतंकवादी घटना में मृत्यु हो चुकी है। माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का खर्च चला रही है। इस स्थिति में मेरे लिए फ़ीस भर पाना बहुत कठिन हो रहा है। मैं एक मेधावी छात्र हूँ। मैं कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। मैं खेलों तथा कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी पूरी मासिक फ़ीस माफ़ कर दी जाए। ऐसा होने पर ही मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने में समर्थ हो सकूँगा। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दूसरे शब्दों में छात्र के द्वारा उसकी विशेष योग्यता का परिचय देकर प्रार्थना की गई है, जिसके कारण वह अपनी फ़ीस माफ़ करा सकता है। अर्थात हमें किसी की सहायता लेते समय या प्रार्थना करते समय अपने आप को साबित करना भी होता है। हम उस सुविधा के किस प्रकार योग्य हैं, यह हमें बताना बहुत आवश्यक होता है। तीसरे प्रश्न में भी आप देख सकते हैं, नमूने में अलग शब्दों में फ़ीस माफ़ी के लिए प्रार्थना की गई है। अब हम बधाई पत्र की ओर बढ़ते हैं। बधाई पत्रों के द्वारा खुशी व्यक्त की जाती है। ये पत्र किसी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने, उपलब्धियों पर, अच्छी नौकरी मिलने पर, परीक्षा में सफलता आदि कारणों से यह पत्र लिखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ बधाई पत्रों के नमूने दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अपने मित्र को उसकी सफलता पर बधाई पत्र लिखिए। सो फॉर्मेट में हम देखेंगे कि मार्जिन के पास स्थान और दिनांक लिखा जाएगा और प्रिय मित्र, हम मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्र इस प्रकार शुरू किया गया है कि प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम और भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। मैंने इस विषय में अपनी माताजी को भी बताया था। यह खुशखबरी हमारे एक मित्र रघुनंदन ने मुझे सुबह ही दी। मैं यह सुनकर अत्यंत खुश हुआ। लंबे समय से तुम्हारे इस समाचार को सुनने का इच्छुक था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी तुम इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। एक बार फिर से तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ हम पत्र लिखने वाले का नाम और उसका पता यहाँ लिखेंगे। अब हम अगला पत्र देखते हैं कि प्रश्न है, अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। सो आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर स्थान और दिनांक आ जाएगा। प्रिय अनुज विकेश, अनुज मतलब छोटा भाई, तो छोटे भाई को पत्र लिखना है। हम छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो उसे हम शुभ आशीर्वाद भी दे सकते हैं। पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में तुमने मुझे 20 मार्च को मैसूर आने की गुजारिश की। मुझे याद है 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को भगवान पूरा करें। इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए चुनी हुई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में निहित ज्ञान को ग्रहण करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पत्र जो होते हैं बधाई पत्र, हम इन्हें बहुत अधिक भावनात्मक भी लिख सकते हैं, जैसा कि इस पत्र में
एक बड़ा भाई छोटे भाई को आशीर्वाद देते हुए कई सारी शुभकामनाएं दे रहा है। अगला प्रश्न है, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रिय गौरव लिखेंगे। यहाँ पर हम मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय गौरव। मधुर स्मृतियाँ, हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हम पुरानी यादों को भी, मीठी यादों को याद करते हुए पत्र लिख रहे हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। और मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो पुरानी मीठी यादों को याद करते हुए प्यार भरा पत्र हमें लिखना है। यहाँ हम पत्र की शुरुआत अपनी कुशलता का परिचय देते हुए उनकी कुशलता की कामना करते हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। 2 दिन पहले ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने अंतर विद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे परिवार व मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। तुम बचपन से ही चित्रकला में रुचि लेते आए हो और अपनी कक्षा में भी सबसे सुंदर चित्र तुम ही बनाते थे। सभी अध्यापक भी तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारी मेहनत व लगन का परिणाम आज तुम्हारे सामने है। भविष्य में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो, यही मेरी कामना है। पुरानी यादें, मधुर यादें भी की गई है कि तुम किस प्रकार स्कूल में भी, स्कूल के दिनों में भी, पुराने समय में भी चित्रकला अच्छी करते थे और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी गई है। परिवार के सदस्यों को भी माता पिता को प्रणाम और बहन को स्नेह देना, यह औपचारिकता की जाती है। पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं चौथा नमूना है, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना है। यह मित्र को पत्र है तो हम यहाँ मित्र का नाम लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्ते, और पूरा समाचार देते हुए हमें उसे बधाई देना है और साथ ही भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देते हुए अपना पत्र पूर्ण करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 5वें नमूना है, अपने मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। स्थान दिनांक लिखना है और मित्र का नाम सप्रेम नमस्ते और जन्मदिन की बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपने मित्र को पत्र हम लिख सकते हैं। और बहन की शादी के लिए भी बधाई पत्र यहाँ पर दिया गया है। यह भी पत्र हम पूरे परिवारजनों की ओर से अपने मित्र की बहन को शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिख सकते हैं, लिखेंगे और भेज रहे हैं। अर्थात इसका मतलब है कि आप किसी कारण से शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका कारण हम देंगे और उसमें परिवार के सदस्यों को भी यथायोग्य प्रणाम और शुभकामनाएं आदि देकर हम पत्र यहाँ पर पूरा करेंगे। देख रहे हैं, अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए जिसमें उसे राष्ट्रपति द्वारा वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे नमूने आपने देखे कि बड़ों की ओर से जब पत्र लिखा जा रहा है तो किस प्रकार उसे आशीर्वाद देते हैं। मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते, मधुर यादों के द्वारा पत्र लिखा जाता है और विषय को भी किस प्रकार से पत्र में ही, बॉडी ऑफ द लेटर में ही सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ छोटे भाई को बहादुरी के लिए बधाई पत्र देना है। कि छोटे भाई को हम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देकर अपना पत्र पूरा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम देखेंगे कि इस प्रकार पत्र लिखकर हम अपनी भाषा, अपना कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। अब हम अगले प्रकार के पत्र, निमंत्रण पत्र की ओर बढ़ते हैं। निमंत्रण पत्रों के अंतर्गत कार्यक्रम आदि के लिए निमंत्रण का समय, दिन, कार्यक्रम का विवरण आदि लिखा जाता है। सामाजिक जीवन में अनेक अवसरों पर निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र एक प्रकार से व्यक्ति को औपचारिक बुलावा होता है। निमंत्रण पत्र की विशेषता यह है कि इसमें सभी के लिए सम्मान सूचक संबोधन का प्रयोग किया जाता है। कुछ निमंत्रण पत्रों के उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है, अपने मित्र को दुर्गा पूजा में अपने घर आने का निमंत्रण भेजते हुए पत्र लिखिए।
सो यहाँ हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं। इसमें भी हम स्थान दिनांक लिखेंगे। प्रिय मित्र अंशु, अभिनंदन। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। मेरी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से चल रही है। मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जाऊँगा। इस बारी मेरी इच्छा है कि तुम भी अपनी छुट्टियों में मेरे घर आओ। मेरे घर बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बार सम्मिलित हो। मैंने तुम्हारे आने की बात माता पिता से की है तो वे भी बहुत खुश हुए और सभी तुम्हारे आने से खुश हैं। जल्दी कार्यक्रम बनाकर मुझे सूचित करो कि कब आ रहे हो। शेष मिलने पर घर के सभी लोगों को मेरा यथोचित अभिवादन कहना। तुम्हारा दोस्त राकेश। सो यहाँ हम देखते हैं कि वह एक मित्र दूसरे मित्र को अपने घर आने के लिए निमंत्रण दे रहा है और साथ ही अपने घर के सदस्यों के बारे में भी बताता है कि उन्हें भी तुम्हारे आने से खुशी है, जिससे आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का संकोच न हो। अगला नमूना है, अपने मित्र को तीर्थ स्थल की यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। सो आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, साथ में अपने मित्र को भी आने के लिए उसे निमंत्रण देना है। सो यहाँ पर प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते, कई दिन हुए तुम्हारा पत्र नहीं आया, मित्र तुम कैसे हो। सो सबसे पहले कुशल क्षेम पूछ ली गई है। अब तो तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई है, आगे का क्या कार्यक्रम बनाया है। खैर तुम्हें याद होगा पिछली छुट्टियों में हमने मिलकर एक कार्यक्रम बनाया था कि परीक्षाओं के बाद हम दिल्ली, आगरा, मसूरी ने जाएंगे। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ समय के लिए घूमने चलना चाहिए। मैंने अपने घर में अनुमति ले ली है। तुम भी जल्दी ही अपने घर वालों से पूछकर उनकी इच्छा मुझे बता दो ताकि मैं ट्रेन की टिकट बुक कर सकूं। अच्छा होगा यदि इस बीच तुम कभी मेरे पास आ जाओ ताकि मिल बैठकर सुविधा अनुसार हम पूरी योजना तैयार कर लें। मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा। घर में माता पिता को मेरा सादर नमस्कार तथा छोटों को स्नेह देना। तुम्हारा मित्र प्रणव राय। सो इस प्रकार मित्र को सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया गया है और पूरा कार्यक्रम बताते हुए अगला प्रश्न है, अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। सो प्रिय मित्र सुरेंद्र, सप्रेम नमस्ते। कल तुम्हारा पत्र मिला, मुझे जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। कल ही मेरा भी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। मैंने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत अच्छा होता अगर गर्मियों की छुट्टी के लिए तुम मेरे घर आओ। मेरा कॉलेज भी 10 मई से 15 मई तक के लिए बंद रहेगा। तुम्हारा भी इस दौरान बंद रहेगा। मुझे तुमसे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि छुट्टियों के दौरान एक सप्ताह के लिए तुम उत्तराखंड आ जाओ। 1-2 दिन यहाँ रहकर हरिद्वार और ऋषिकेश चलेंगे। इन दिनों यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। मेरे चाचा जी आजकल हरिद्वार में ही हैं, अतः कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने घर पर अपने माता व पिताजी से विचार विमर्श करके अपने आने के कार्यक्रम की सूचना जल्दी दे देना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा परम मित्र राकेश रानका। अब हम निमंत्रण का अगला नमूना देखते हैं। अपने मित्र को बहन की शादी में आने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। यहाँ पर स्थान, दिनांक, प्रिय मित्र दिलीप, हम सभी यहाँ कुशल हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी कुशल रहें। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सितंबर महीने में 30 तारीख 2020 को दीदी की शादी तय हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा परिवार शादी में आओ, इसलिए काफ़ी पहले तुम्हें निमंत्रण भेज रहा हूँ कि छुट्टी लेने और टिकट बुक कराने आदि के लिए तुम्हें पर्याप्त समय मिल सके। पत्रिका छपने में अभी काफ़ी समय है। 30 सितंबर को शादी है। अगर तुम एक सप्ताह पहले आ सको तो बहुत अच्छा होगा। हल्दी का कार्यक्रम 3 दिन पहले शुरू हो जाएगा और 1 अक्टूबर को विदाई है। इस अनुसार अपना कार्यक्रम बनाकर मुझे सूचित करो। इस पत्र को मेरे माता पिता की ओर से भी निमंत्रण समझना, वे तुम्हें फ़ोन करेंगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा दोस्त रविंद्र। धन्यवाद। इस प्रकार
फोर्थ सेमेस्टर बीएससी और बीसीए के पत्र लेखन पूरे होते हैं। 5 प्रकार के पत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप अगर और कुछ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए।